हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन। सो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट अस गो ऑन। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ी थी, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ ली थी, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ ली थी, और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिक्स में पढ़ा था। और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा बेसिक फॉर्म में पढ़ा था। सो आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और थोड़ा सा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और ये सब आपके सिलेबस का नहीं है, बट हु वांट टू लर्न मोर अबाउट सर्कुलर मोशन दे कैन स्टे। बट बिफोर गोइंग ऑन, जिनको आगे का नहीं पढ़ना है, कल एक बात बतानी रह गई थी पिछले लेक्चर में कि जब जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि अगर हमें जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो इस पर है कि हमें स्पीड बताओ कि सर्कुलर मोशन में कितनी है, तो उसके अंदर आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है 2πr/t। 2πr में उसका सरकमफ्रेंस निकाल लिया, टी में कितना टाइम लगा तो आपकी स्पीड आ जाएगी। ओके, सो ये बात रह गई थी। हमारे एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन के बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको ये लेक्चर देखना चाहिए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन दिस टॉपिक। ठीक है। सो मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक ऐसा सा डायग्राम बनाया था, याद है? ये यहाँ पर पॉइंट ए था, पॉइंट बी, सो मैंने कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया था। सो ये क्या था? मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो आज बताते हैं, आज इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तब पी था 0, मतलब तब हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करा था। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आया तो टाइम टी हो चुका था। ठीक है, टी टाइम बीत चुका था, और इतने में उसने लेंथ कितनी कवर करी? आर के बी की लेंथ। और इतनी लेंथ कवर करने में उसने सेंटर पर कितना एंगल डिस्क्राइब करा? थीटा। हमने अपने सर्कल चैप्टर के अंदर पढ़ा ना, एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क और बाय अ कॉर्ड। सो ये वही चीज है। सो इतनी आर्क ने मान लो सेंटर के ऊपर थीटा एंगल डिस्क्राइब करा। ओके, सो नाउ टाइम कितना लगा है? टी टाइम, एंगल थीटा डिस्क्राइब। अब इतना एंगल डिस्क्राइब करने में, थीटा एंगल डिस्क्राइब करने में इसको आर्क ए बी जितनी लेंथ कवर करनी पड़ी है ना, और वो टी टाइम में करी है इसने। सो जो ये थीटा एंगल की डिस्प्लेसमेंट करी है, जो ये थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुई है, इतनी लेंथ की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो थीटा एंगल के बराबर है ना? वो थीटा एंगल के बराबर है, और ए ओ और ए बी इक्वल है, वो रेडियस है। और थीटा कितना हो जाएगा? L/R। ये हमें पता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। नहीं पता है तो ये 10th में करेंगे। अब ये फार्मूला समझ लो कि जो सेंटर पे एंगल डिस्क्राइब होता है इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा LR हो जाएगा, L/R। सो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो ये जितने एंगल की डिस्प्लेसमेंट हुई है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एंगल में डिस्प्लेस हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो नाउ अब ये होती है लीनियर वेलोसिटी। जो ये चीज मैंने ड्रॉ करी है ना, ये ऐसे, मैंने कहा था ना कि जब भी सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये लग रहा है रेडियस के अलोंग सेंटर पर। एक होती है टेंजेंटियल फोर्स, जो ऐसे सर्कल के टेंजेंट पर लगते हैं, वो उसके 90 डिग्री होती है, और ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम इसे लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? लीनियर वेलोसिटी। ठीक है।
सो इस चीज़ को हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट सेम लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी का है मैंने एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहा है, या आप इसको स्पीड मान लो, ठीक है, सेम स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है सर्कुलर मोशन में, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ कि सेम लीनियर वेलोसिटी से चल रही है ऑब्जेक्ट, और टाइम इंटरवल t में इक्वल वो कवर कर रही है, ठीक है। सो अगर एक ऑब्जेक्ट सेम लीनियर वेलोसिटी से चलेगा इक्वल, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। सेम वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, टाइम इंटरवल सेम है, सो डिस्टेंस भी सेम होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। सो जो ये अब हमने बात करी थी लीनियर वेलोसिटी की, अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अभी आप लोगों के लिए नई चीज है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट सरकमफ्रेंस के अलोंग किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। कि ऑब्जेक्ट सरकमफ्रेंस, जो इसका सरकमफ्रेंस है सर्कल का, उसके अलोंग किस स्पीड से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो द रेट ऑफ डिस्क्राइबिंग एंगल एट द सेंटर बाय द पार्टिकल दैट मूव्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात? कि एक ऑब्जेक्ट का एंगल डिस्क्राइब, एंगल बनाने का जो रेट है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसके अलोंग जो एंगल बनाने का या डिस्क्राइब करने का जो रेट है, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उस चीज को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब इससे हमें एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है कि अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ऐसा क्यों होगा? लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो इक्वल एंगल डिस्क्राइब करेगा, इक्वल एंगल डिस्क्राइब करेगा तो इक्वल एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? सो अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये सिर्फ सर्कल में अप्लाई नहीं होती है, कर्व्ड पाथ्स में भी अप्लाई होती है। सो अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ये एंगुलर वेलोसिटी मैथमेटिकली हम कैसे पढ़ते हैं? लाइक हर चीज़ का हमने फॉर्मूला डिराइव करा है ना, तो इसका भी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वो डब्ल्यू सा दिखता है, ग्रीक लेटर ओमेगा। ओके, ओमेगा होता है, इट इज़ अ लाइक स्मॉल डब्ल्यू। एंगुलर वेलोसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। अब ये रेडियन क्या होता है? व्हाट इज दिस रेडियन? अब ये रेडियन क्या है? ठीक है। सो अभी वैसे ये कंसेप्ट तो 11th क्लास का है, पर चलो थोड़ा बता देता हूँ, अगर समझ में आए तो कोशिश करना। मैंने लेट मी इरेज इट फ्रॉम हियर, यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब मैंने ये सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है ओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है आर, आर, ये ए है, ये बी है। अब अगर मैंने इस तरीके से, अगर मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा है कि ए बी भी आर है, बात को समझो, ओ ए आर है, रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। अब अगर मैंने जो आर्क कवर करी है ए बी, अगर उसकी भी लेंथ आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो जो एंगल यहाँ पर डिस्क्राइब होगा, जो एंगल इस सर्कल पर डिस्क्राइब होगा, सेंटर पर डिस्क्राइब होगा, इसे हम कहते हैं 1 रेडियन, ठीक है। इसे हम 1 रेडियन कहते हैं। इसकी वैल्यू कुछ इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी वैल्यू होती है 360 बाय पाई शायद, हाँ, इसकी वैल्यू 360 बाय पाई होती है। ओके,
सो ये हम करेंगे 11th में करेंगे अच्छे से, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम करेंगे ये सब, क्योंकि तब हम सारा रेडियंस में ही चलाएंगे अपना काम ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अभी हम 10th में तो डिग्री में चलाएंगे 45 डिग्री और ये सब, हम जब हम 11th में जाएंगे तब हम रेडियंस में चलाएंगे, ठीक है। सो उसमें हम π/6 π/3 का यूज़ लेते हैं, क्यों लेते हैं सारा 11th में समझेंगे। अभी बस हमको इतना समझना है कि एक रेडियन कितना होता है। एक रेडियन होता है जितना एंगल, जैसे अगर हमने एक आर्क रेडियस के बराबर की लेंथ की कवर करी तो जो एंगल वो सेंटर पर बनाएगी उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। ओके, और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है और वो कोई इरेशनल नंबर होता है, सो इसलिए हम उसे π/6 π/3 के फॉर्म में लिखते हैं। सो इतना बात समझ में आ गई कि इसकी यूनिट क्या है एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेडियन को हम शॉर्ट फॉर्म में रैड लिखते हैं, रैड पर सेकेंड। सो अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, θ/t आ गया। बट अब हम लीनियर वेलोसिटी को निकालते हैं, ठीक है। और ये जो अभी हम रिलेशन निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है, AB/t होगी उसकी, लेंथ ऑफ AB/t इतनी होगी। लेंथ ऑफ आर्क AB कितना है, L मान लें, L/t। लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। बट जो हमारा L होता है वो θr होता है। क्यों होता है, अभी मैंने बताया था ना, ये θ = L/r, r को उधर लेके जाओ, L = θr आ गया। सो यहाँ पर रिप्लेस कर दो θr/t। अब θ/t हमें दिख रहा है कि ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, θ/t हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, सो ये ओमेगा r आ जाएगा। सो हो गया डिराइव, हो गया ये डिराइव कि v = ओमेगा r। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये तो था हमारी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये सारा आपका 9th का सिलेबस नहीं है, ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो देन इट इज़ गुड फॉर यू, ओके। सो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, कभी आप घबरा जाओ। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने डिस्कस करा था पिछली बार, तो उसको भी हम थोड़ा डिराइव कर देते हैं। उसकी वैल्यू होती है v² / r, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। इसकी वैल्यू ये होती है, लीनियर वेलोसिटी थी ओमेगा r होल स्क्वायर अपॉन r, ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r, एक r से एक r कट जाएगा, ओमेगा r², ओ सॉरी ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, ये आ जाती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू रेडियस, ओके। सो ये तो बातें थी हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब हम बात थोड़ी करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो वो चीज़ थोड़ी सी टिपिकल है, समझने की कोशिश करना। वापस से उसी डायग्राम पर आते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ओके। यहाँ पर हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है, ओके। यहाँ पर हमारी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रही है, मतलब जो सर्कल के टेंजेंट में और इसके 90 डिग्री में होती है, ठीक है। तो ये हमारी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रही है यहाँ पर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर हमारी लीनियर वेलोसिटी भी एक्सेलरेट करती है, ओके।
सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है। अब हम केस ले लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, हम केस ले लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन लग रही है। अब जैसे जैसे टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखना है। क्योंकि अगर यहाँ से एक्सेलरेशन बढ़ गई तो यहाँ की फोर्स बढ़ जाएगी, टेंजेंटियल फोर्स बढ़ जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपना पाथ छोड़कर ऐसे चला जाएगा, वो सीधा टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। बट सेंट्रीपिटल फोर्स को अपने अलोंग रखना है ऑब्जेक्ट को, तो वो भी अपने आप को एक्सेलरेट करेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी उसी हिसाब से। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का वो है, थोड़ा समझना। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि राइट एंगल बन गया, ये हमारा वो हो जाएगा कि टोटल कितनी एक्सेलरेशन बढ़ी, टोटल एक्सेलरेशन टोटल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टोटल का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंटियल स्क्वायर। ओके, ये बात थी। अगर आप ये वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूछा भी नहीं जाता है कुछ खास, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, बट ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता। सो अब हमारा सर्कुलर मोशन अच्छे से एक अच्छे लेवल पर जो हमें 9th क्लास तक करना चाहिए वो हो चुका है, ठीक है। जितना एक 9th क्लास के बच्चे को कॉम्पिटिटिव लेवल पे पता होना चाहिए उतना हमने अच्छे से कर लिया सर्कुलर मोशन। ओके, सो अब ये सब तो हो गया, अब हम थोड़ा ग्राफ्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स हैं, तो जो बच्चे अभी तक हैं हमारे कोर्स में जो और जो अब तक लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ग्राफ के। सो मैंने अपने पिछले किसी लेक्चर में कहा था कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टी जब नेगेटिव होता है तब क्या बात होती है, ठीक है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। अब अगर हमें किसी ने कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, अगर हमें किसी ने कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो लगता है कि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। सो पहली बात हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वो टाइम है जब हमने ऑब्जर्व करना, जब हमने चीज़ों को देखना शुरू करा है। चीज़ें क्या उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी? अगर मैं कहूँ कि आप कि दो लोग रेस लगा रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त रेस लगा रहे हैं, उनका मैंने ग्राफ बनाया है, कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, ठीक है, ये t 0 हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैं तो क्या इससे पहले दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी? करती थी। क्यों नहीं करती थी? इससे पहले वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते थे, इससे पहले वो दोनों मूव नहीं करते थे, करते थे। सो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी ना होता है कि तब दुनिया स्टार्ट हुई थी, नो। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है ऑब्जर्विंग, तब हमने ऑब्जर्व करना चीज़ों को स्टार्ट करा है, ठीक है। सो जब 0 था तब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच चुका था पहले से, ठीक है। सो जब हमने चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करा तब वो वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुका था। ओके, सो इसका मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि तब हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करा है। सो t नेगेटिव का क्या मतलब होगा? अगर मैं बोलूँ t नेगेटिव 1 पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि t नेगेटिव 1 पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, सो इसका मतलब क्या होगा? t एट नेगेटिव 1 का मतलब होगा जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा था उससे 1 सेकंड पहले
ऑब्जर्व करने से 1 सेकंड पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट हमारे पॉइंट ऑफ स्टार्ट पर था, हमारे स्टार्ट पॉइंट पर था। ओके, सो इसका मतलब ये होता है t -1 का मतलब। क्या पता हमने किसी और से पूछ लिया हो कि भैया ये जो कोई भी व्हीकल है, मान लो किसी व्हीकल का ग्राफ है जो चल रहा है, ये 1 सेकंड पहले कहाँ पर था, वो बता देगा जी वहाँ पर था, तो आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। सो t = -1, ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, नो, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है उस बात में, ठीक है। तो t = 0 मतलब तब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, t नेगेटिव में होता है मतलब ऑब्जर्व करने से पहले की बात है। ओके, नाउ सिमिलरली x = 0 का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वहाँ पर हमने कहा कि इसका डिस्टेंस 0 है, x = 0, इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया के स्टार्ट पे है, नो, वो दुनिया के स्टार्ट पे नहीं है, दुनिया का कोई स्टार्ट ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, हमने मान लो इस पेड़ को रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि इस पेड़ को मैं बोलूँगा कि ये 0 मीटर है, इस पेड़ को मैं अपना रेफरेंस स्टार्ट पॉइंट ले लूँगा, इस पेड़ को मैंने अपना स्टार्ट पॉइंट ले लिया, इससे आगे जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव में जाएगा, इसके पीछे जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन कि हम किस चीज़ को स्टार्ट पॉइंट ले रहे हैं, हम कब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 0 का मतलब ये होता है, काफ़ी बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये सीधी सी चीज़ थी, ठीक है। नाउ अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ग्राफ्स के। वैसे तो आपको ग्राफ ऐसे देखने में बड़े सिंपल लग रहे होंगे, बट अब थोड़ा पता चलेगा ये ग्राफ चीज़ क्या है, आपने ग्राफ्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। सो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ड्रॉ मी अ ग्राफ, मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करके दो कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो वापस नीचे आया, मुझे इस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ड्रॉ मी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ इट, ठीक है। मुझे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दो, ऊपर जाने को पॉजिटिव डायरेक्शन दो, नीचे आने को नेगेटिव डायरेक्शन दो, ड्रॉ मी, मुझे ड्रॉ करके दो, ठीक है। बताओ कैसे करोगे। जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा था ना, तब पता है मेरे दिमाग में क्या ग्राफ आया था, मैंने देखा कि पहले वेलोसिटी हमने कुछ दी, उसके बाद वो ऊपर जाते जाते 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी कुछ हुई, उसके बाद वेलोसिटी ऊपर हुई, नहीं, फिर मैंने देखा कि वेलोसिटी नीचे आई पर वो ऊपर चली गई, पर यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है। सो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, फिर मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, फिर मैंने देखा कि इसका मतलब तो ये है कि जब ग्राफ नीचे आने लगा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में इंक्रीज हुई। सो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज, ऐसे ऐसे ग्राफ्स हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। सो आई एम सेइंग टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, उसके बाद वो नीचे आया। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे इसको कैसे ड्रॉ करें, काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब करने वाला है थोड़ा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमने यहाँ पर थ्रो करा तो एक वेलोसिटी u थी हमारे पास, तो हमने कहा कि मान लो ये u वेलोसिटी है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर गया वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, तो वेलोसिटी कम थी, कम थी, कम थी, कम थी, कम थी, कम थी, यहाँ पर 0 हो गई वो, ठीक है। मतलब अब ये पीक पर पहुँच गया। अब पीक से जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिवली बढ़ रही है। काफ़ी बच्चे ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, नो, ऐसे नहीं होगा भाई। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था कि नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लो। सो क्या होगा, अब वेलोसिटी बढ़ तो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, नो डाउट वेलोसिटी बढ़ रही है, पूरे तरीके से बढ़ रही है, बट वो नेगेटिवली बढ़ रही है। मतलब अगर यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर -1 होगी, लास्ट में जाके नेगेटिव u होगी। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करा था ना, x = u आ जाता है। सो ये नेगेटिव u हो जाएगी। सो मतलब जितना y ऊपर गया है उतना ही y नीचे आएगा और वो टाइम में आगे जाता जाएगा, ठीक है। ऐसे ये लाइन नहीं आएगी, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाई थी, ठीक है। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये u के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव u। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब अगर मैं इसी सेम चीज़ का स्पीड टाइम ग्राफ बोल दूँ, ये तो था वी टी ग्राफ, ठीक है, ये
वेक्टर वाला ग्राफ था, मैं कहूँ कि मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ दो, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। सो स्पीड में क्या होगा, स्पीड में हम डायरेक्शन कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, हम नीचे का y हटा देंगे, ठीक है, हम नेगेटिव हम ओ वाई डैश हटा देंगे, तब हमारा ग्राफ दोबारा से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन तो कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे, स्पीड हमारी दोबारा बढ़ेगी, ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ में बनेगा हमारा ग्राफ। पर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ में आई। सो अब हमारी थोड़ी सी ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, अच्छी बात है, हो रही है, ओके। सो नाउ एक दो और क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल फिनिश ऑफ। सो अब मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, वो ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करके मेरे पास वापस ऊपर आया, इसका ग्राफ बना हुआ था। अब इसका ग्राफ थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ओके, कुछ इस तरीके का बनेगा ये ग्राफ बना, मैंने कहा वीडी ग्राफ बनाओ, नीचे आने को नेगेटिव लो, ऊपर जाने को पॉजिटिव लो, ओके। सो नीचे जाने को हमने लिया नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ से हमने चीज़ को ऐसे ड्रॉप करा है, ठीक है, हमने चीज़ को ड्रॉप करा है, हमने उसको फेंका नहीं है, हमने उसको ड्रॉप करा है। और हमने डिस्कस करा था जब हम चीज़ों को ड्रॉप करते हैं तो u 0 हो जाता है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, ओके। नाउ क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा 0 था, 0 से अब चीज़ नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, 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 ओके। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v आ गई, ठीक है, ये नेगेटिव v आ गई, नेगेटिव v आ गई यहाँ पर हमारी वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट जहाँ पर नेगेटिव v थी, अब ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करेगा तो उसकी वेलोसिटी v होगी, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होगी। विजुअलाइज करो इस चीज़ को, आपने किसी चीज़ को नीचे फेंका, उसकी वेलोसिटी नीचे गई, नेगेटिव v हो गई, नेगेटिव v वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करा, ऊपर उठेगी तो वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब वो ऊपर उठने लगा है। जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट स्लो होता जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर वेलोसिटी एकदम से v पहुँच गई है, v पहुँच गई है, ठीक है, वेलोसिटी एकदम से v पहुँच गई है। अब हम ऐसा कैसे करें, वेलोसिटी एकदम से v पहुँच गई और उसके बाद वो धीरे ऊपर जाते जाते अगेन 0 पर पहुँच गई, ओके। तो हम इसे कैसे करें, इसके अंदर हम एकदम से ऐसा ग्राफ तो बना नहीं सकते, है ना, ऐसा ग्राफ नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम थोड़े टूटे हुए ग्राफ्स बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी एकदम से चेंज हुई, उसने डायरेक्शन चेंज करी, v पर आई, फिर वो नीचे चली गई, ठीक है। था ना ये बढ़िया क्वेश्चन, करके मज़ा आया ना। और ध्यान रहे ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी, मैंने कोई प्रॉपर ग्राफ पे नहीं बनाया इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल प्लॉट इट ऑन प्रॉपर ग्राफ तब ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, ओके, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। सो इस तरीके के ग्राफ बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्राफ होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमें अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अब आपको दिखा, पहले आप सोच रहे होगे कि जो ग्राफ्स थे, जो ग्राफ होते हैं वो बड़े कमज़ोर से और बड़े मतलब वीक टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स कुछ है ही नहीं, कुछ खास चीज़ नहीं है ग्राफ। आप सोचते होगे क्या है, बस एक दो लाइनें ड्रॉ करनी है, कुछ खास नहीं करना, हमें पॉइंट्स प्लॉट करके लाइनें ड्रॉ करनी है। अरे पॉइंट्स प्लॉट करके लाइनें ड्रॉ करने में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है इस तरीके के ग्राफ्स में, और इस तरीके के बहुत सारे ग्राफ्स हैं। इफ़ यू वांट टू डू सच मोर क्वेश्चंस, अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस करना चाहते हो बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो हम अपने डीपीपी सेशंस भी लेकर आएंगे फिर, अगर आप चाहते हो। बट मैं पहले चाह रहा था कि आपके फाइनल एग्जाम्स आने से पहले पहले वी शैल डू विद द थ्योरी। बट इफ़ यू वांट द डीपीपीज, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हो, ओके, सो देन यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो, नीचे बताओ, आई विल पोस्ट देम, okay, and we will discuss them also. So for today this much only, and our this motion lecture खत्म हो चुका है हमारा। So अब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। So be ready for the new chapter. Till then, bye and take care and keep on following this course. And so if you want to connect with us, you can join us through various social media platforms. All the links are there in the description. And till then, bye and take care.